डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूँ यह शायद ही किसी ने यूट्यूब चैनल में डाला हो। जहाँ तक मैंने सर्च किया है किसी भी व्यक्ति ने इस कॉरिडोर का जो आय वितरण मॉडल है इसे किसी ने भी नहीं डाला है। इसलिए मैं इस टॉपिक को लेकर के आया हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपके दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। देखिए, टॉपिक का नाम है निकोलस कॉरिडोर का आय वितरण मॉडल, यानी निकोलस कॉरिडोर मॉडल ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, निकोलस कॉरिडोर के मॉडल को समझने से पहले हमें यह समझना है कि निकोलस कॉरिडोर का मॉडल है क्या और किस पर आधारित है। देखिए, प्रोफेसर निकोलस कॉरिडोर ने अपना शोध पत्र 1955-56 में अल्टरनेटिव थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण के वैकल्पिक सिद्धांत में वितरण के एक व्यापक मॉडल को प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर उन्होंने 1957 यानी 1957 में आर्थिक वृद्धि के एक मॉडल का विवेचन किया। प्रोफेसर कॉरिडोर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह विचारधारा कीन्जियन प्रवृत्ति का प्रदर्शन करती है। इनके विकास मॉडलों में विनियोग का निर्धारण उपक्रमी द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों से संबंधित किया गया तथा बचतों को निष्क्रिय रूप से विनियोग से समन्वित हुआ माना गया है। कैम्ब्रिज विचारधारा यह मानकर चलती थी कि आय के वितरण में होने वाले परिवर्तनों यानी चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के द्वारा बचत व विनियोग में समानता स्थापित की जानी संभव है। कैम्ब्रिज वृद्धि मॉडलों को इस कारण प्रावेगिक यानी डायनामिक माना गया है कि इनमें आय के वितरण संबंधी पक्षों पर अधिक ध्यान दिया गया है। कॉरिडोर ने स्पष्ट किया कि विकसित देश स्थायित्व के साथ विकास करने में जिस अवरोध का अनुभव करते हैं वह बचत की अधिकता की समस्या है। हेरोड ने अतिरिक्त बचतों की समस्या के लिए जिस व्याख्या को प्रस्तुत किया वह अपर्याप्त है। कॉरिडोर के अनुसार बचतों की आधिक्य की समस्या को अतिरिक्त बचतों के प्रयोग की क्षमता में वृद्धि कर नहीं सुलझाया जा सकता, बल्कि इसके लिए अर्थव्यवस्था में बचतों यानी गुणांकों सेविंग कॉफिशिएंट को कम करना आवश्यक होगा। अब देखिए, इस मॉडल की कुछ मान्यताएं भी हैं, तो हमें मॉडल की पहले मान्यताओं को देखना है। अब देखिए, मान्यताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले इसकी जो मान्यता है वह यह है कि पूर्ण रोजगार की बहिर्जात प्रकृति यानी कॉरिडोर के मॉडल में पूर्ण रोजगार को बहिर्जात प्रकृति माना गया है।
दूसरी इनकी मान्यता है अपूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता नहीं है, अपूर्ण प्रतियोगिता है। तीसरा इनका जो मान्यता है वह यह है कि आय का वितरण मजदूरी एवं लाभ की ओर होता है। और चौथी मान्यता है लाभ अर्जकों की सीमांत बचत क्षमता मजदूरी अर्जकों के सापेक्ष अधिक है। पांचवी मान्यता विनियोग आय अनुरूप या विनियोग आय अनुपात एक स्वतंत्र चर है। अब देखिए मॉडल की व्याख्या, यानी एक्सप्लेन ऑफ द या ऑफ मॉडल। एक्सप्लेन जब हम इसका करते हैं तो देखिए सबसे पहली चीज क्या आती है, वास्तविक आय यानी वाई क्या है, वाई वास्तविक आय वाई को दो मुख्य कार्यों में बांटा गया, और जो दो मुख्य कार्य हैं वह है डब्लू यानी मजदूरी और दूसरी है पी यानी प्रॉफिट लाभ। अब देखिए आय को इन्होंने दो भागों में बांटा है, एक मजदूरी में और एक लाभ में। अब यहाँ क्या होता है, जब इसे दो भागों में बांट देते हैं यानी मजदूरी में और लाभ में विभक्त जब कर देते हैं तब क्या होता है, तो जो इक्वेशन होती है वह इक्वेशन होती है y इजिकल टू डब्लू प्लस पी और यह फर्स्ट इक्वेशन है, यानी पहला समीकरण है। अब देखिए आगे, अर्थव्यवस्था की सामूहिक बचतों को भी दो भागों में बांटा जाता है। अब कौन कौन सी, नंबर एक इसमें आती है वह है पूंजीपतियों द्वारा की गई बचतें, अर्थात लाभ में से होने वाली कुल बचतें, लाभ में से होने वाली कुल बचतें, यानी जो कुल बचतें हैं उन बचतों को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कुल बचतों को एस पी से। अब देखिए दूसरा, मजदूरी में से होने वाली कुल बचतें जो होती हैं, किस में से, मजदूरी में से होने वाली जो कुल बचतें हैं, एक तो लाभ में से हैं और एक मजदूरी में से हैं। मजदूरी में से होने वाली कुल बचतें, और इन कुल बचतों को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस डब्ल्यू से। किससे, एस डब्ल्यू से इसे प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए जब हम इनको एस पी और एस डब्ल्यू से प्रदर्शित कर देते हैं तो क्या होता है, तब यानी जो समीकरण है वह समीकरण होगा आपका एस इजिकल टू एस डब्ल्यू प्लस एस पी, एस डब्ल्यू और एस पी। अब ये जो इक्वेशन है यह सेकंड इक्वेशन है। अब देखिए नेक्स्ट आगे क्या है, यानी समीकरण यह दूसरा है, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। अब क्या होता है, समीकरण दो को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कैसे, तो देखिए
S इज इक्वल टू एस डब्लू कैपिटल डब्लू प्लस एस पी और कैपिटल पी, जहां क्या हो जाएगा, जहां देखिए 1 ग्रेटर देन एस पी ग्रेटर देन एस डब्लू और ग्रेटर देन 0। और ये जो इक्वेशन होगी यह इक्वेशन है तीसरी, यानी तीसरा समीकरण है। अब देखिए यहाँ एस डब्लू तथा एस पी क्रमशः मजदूरी से प्राप्त होने वाली कुल बचतों एवं लाभ से होने वाली कुल बचतों की प्रवृत्तियाँ यानी प्रोपेंसिटी को अभिव्यक्त करता है। संतुलित वृद्धि पथ हेतु प्रत्याशित अथवा घटनापूर्व विनियोग एवं बचत से साम्य होना आवश्यक है। अर्थात क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू एस, I इज इक्वल टू एस हो जाता है, और इसे हम चौथा समीकरण बोलते हैं, यानी इक्वेशन 4। अब देखिए हमने पहला समीकरण जहां बाई को 2 भागों में बांटा, यानी मजदूरी और लाभ में W एंड P, और समीकरण होता है y इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस पी। फिर इसके बाद में लाभ की कुल बचतें जिन्हें हमने SP से प्रदर्शित किया, मजदूरी की कुल बचतें जिसे हमने SW से प्रदर्शित किया, और समीकरण जो हुआ वह हुआ यानी सेविंग इज इक्वल टू S इज इक्वल टू सेविंग इज इक्वल टू सेविंग मजदूरी यानी वेज प्लस सेविंग प्रॉफिट, जो दूसरा समीकरण है। अब देखिए दूसरे समीकरण को हमने इस तरह से भी लिखा, S इज इक्वल टू एस डब्लू कैपिटल W प्लस एस पी कैपिटल P, जहाँ 1 ग्रेटर देन एस पी ग्रेटर देन एस डब्लू ग्रेटर देन 0। इसके बाद चौथा जो समीकरण है वह समीकरण है I इज इक्वल टू एस, यानी I इन्वेस्टमेंट निवेश बराबर है किसके, सेविंग के, यानी बचत और विनियोग दोनों ही बराबर हैं। आगे देखें, यह माने जाने पर कि विनियोग मांग फलन यानी इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन स्वायत्त रूप से जनसंख्या एवं तकनीकी प्रगति द्वारा निर्धारित होता है। अतः समीकरण जो तीसरा है, कौन सा, ये थर्ड इक्वेशन, तीसरा जो समीकरण है, इस समीकरण को मैं क्या करूँगा, 4 में प्रतिस्थापित कर दूंगा। जो समीकरण चौथा आएगा उसमें हम इसे प्रतिस्थापित करेंगे। तो देखिए क्या होगा समीकरण, देखिए समीकरण चौथा जो होगा वह होगा I इज इक्वल टू एस डब्लू कैपिटल W प्लस SP और कैपिटल P। तो इजिकल टू क्या हो जाएगा, SW प्लस ब्रैकेट में SP माइनस SW इंटू P, और यह जो समीकरण होगा। अब देखिए इसमें जब हम इसे प्रदर्शित कर देते, प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 कौन सा था,
y इजिकल टू डब्लू प्लस एस, ये पहला समीकरण था। और इसके बाद जब ये है तो क्या हो जाएगा, अतः देखिए अतः क्या होगा, W इजिकल टू y माइनस p। जब ये होता है तो देखिए फिर क्या होगा, इजिकल टू एस डब्लू कैपिटल डब्लू एस डब्लू पी एस डब्लू वाई प्लस ब्रैकेट में एस पी माइनस एस डब्लू इंटू पी। और ये जो समीकरण होगा यह समीकरण होगा 5वां, और यह जो समीकरण है यह समीकरण है 4था। अब देखिए 4था और 5वां दोनों समीकरण मैंने आपके समक्ष निकाल दिए हैं। अब देखते हैं समीकरण जो 5 है उस समीकरण 5 के दोनों पक्षों में क्या कर दें, y से भाग अगर दें तो क्या प्राप्त होता है। देखिए जब y से भाग देते हैं तो i अपॉन y इजिकल टू एस डब्लू प्लस एस पी माइनस एस डब्लू इंटू पी अपॉन किसका भाग देना है, y का भाग दे दिया। अब देखिए जब y का भाग देते हैं तो क्या आएगा, तो देखिए या हमें जो मिलेगा वह मिलेगा एस पी माइनस एस डब्लू ब्रैकेट में p अपॉन y इजिकल टू i अपॉन y माइनस एस डब्लू। अब देखिए जब ये मिलता है फिर क्या होगा, तो देखिए यहाँ वापस p अपॉन y इजिकल टू 1 अपॉन एस पी माइनस एस डब्लू i अपॉन y माइनस एस डब्लू अपॉन एस पी माइनस एस डब्लू। और ये जो समीकरण होगा यह समीकरण आपका होगा 6, यानी 6 इक्वेशन। अब देखिए 5वां समीकरण क्या है, सबसे पहले देखें चौथा समीकरण किससे, तीसरे से क्या निकाला हमने, आई इजिकल टू एस डब्लू कैपिटल डब्लू प्लस एस पी कैपिटल पी। फिर इसके बाद क्या है, इजिकल टू एस डब्लू प्लस ब्रैकेट में एस पी माइनस एस डब्लू इंटू पी, और वाई इजिकल टू क्या है, डब्लू प्लस एस। तो देखिए डब्लू इजिकल टू वाई माइनस पी, अगर हम आय में से प्रॉफिट को घटा देंगे तो क्या हमको मिल जाएगा, मजदूरी मिल जाएगी। अब देखिए जब मजदूरी मिल जाती है तो फिर क्या हुआ, एस डब्लू वाई यानी इनकम प्लस ब्रैकेट में एस पी माइनस एस डब्लू इंटू पी, और ये चौथा 5वां समीकरण मिल गया। इसके बाद हमने क्या किया, 5वें समीकरण में भाग दे दिया किसका, y का। तो i अपॉन वाई इजिकल टू एस डब्लू प्लस ब्रैकेट में एस पी माइनस एस डब्लू इंटू पी अपॉन वाई, और जब y का भाग दिया तो क्या निकला, एस पी माइनस एस डब्लू इंटू पी अपॉन वाई इजिकल टू आई अपॉन वाई माइनस एस डब्लू। और जब एस डब्लू निकल के आता है तो समीकरण 6 जो होगा वह समीकरण होगा पी अपॉन वाई इजिकल टू 1 अपॉन एस पी माइनस एस डब्लू आई अपॉन वाई माइनस एस डब्लू अपॉन एस पी माइनस एस डब्लू इजिकल टू, जो समीकरण है 6 यह आपके समक्ष मिल जाता है। अब देखिए
समीकरण 6 को मैं क्या करूं, k से भाग दे दिया जाए। क्या कर दिया जाए, समीकरण 6 में किसका, k का भाग अगर दे देते हैं तो क्या मिलता है, देखिए देखते हैं। देखिए 6 को k से भाग देने पर हमें क्या मिलेगा, P/K इजिकल टू ब्रैकेट में 1/ क्या मिलता है, SP माइनस SW। इसके बाद I/K इजिकल टू फिर क्या होगा, SW/SP माइनस SW, और इसे भी कोष्टक में बंद कर दीजिए और आगे मिलेगा Y/K। और यह जो समीकरण होगा, यह समीकरण आपका होगा 7वां। अब देखिए हमने समीकरण आपके समक्ष 7 निकाल दिए हैं। अब देखते हैं, जब पूंजीपतियों की बचतों की प्रवृत्ति यानी SP एवं मजदूरी अर्जकों की बचत प्रवृत्ति SW की दिए होने पर समीकरण 6 यह स्पष्ट करता है कि आय में लाभों की संतुलन सापेक्ष शेयर P/Y में संतुलन विनियोग उत्पादन अनुपात यानी I/Y के परिवर्तन का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अतः पूंजीपतियों एवं श्रमिकों की जो बचत है, उसकी जो प्रवृत्तियां हैं या उसकी जो प्रवृत्तियों के दिए होने पर आय में लाभ का मांग मात्र विनियोग एवं उत्पादन के अनुपात पर निर्भर रहता है। कार्डोर ने विनियोग एवं उत्पादन के मध्य अनुपात को स्वतंत्र चर माना, जो दोनों बचत प्रवृत्तियों यानी SP एवं SW में होने वाले परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता। पूर्ण रोजगार की मान्यता को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि या स्पष्ट किया जा सकता है कि मौद्रिक मजदूरी के स्तर के संबंध में कीमत स्तर का निर्धारण मांग द्वारा होता है। जब विनियोग में वृद्धि होने से कुल मांग बढ़ती है तब क्या होता है, तब यह कीमत लाभ में भी वृद्धि करती है, जिससे वास्तविक उपभोग न्यून होता है। इसके विपरीत यदि विनियोग का या विनियोग से कमी होने से कुल मांग घटती है, तब यह कीमत एवं लाभ में भी कमी करती है, जिससे वास्तविक उपभोग बढ़ जाता है। लोचशील कीमतों यानी इलास्टिक प्राइस की मान्यता लेने पर प्रणाली पूर्ण रोजगार पर स्थायित्व प्राप्त करती है। कार्डोर के मॉडल की कार्यशीलता तब संभव होती है जब बचत की दोनों प्रवृत्तियां यानी SP तथा SW में भिन्नता विद्यमान हो, अर्थात SP = SW यानी SP is not equal to SW यानी SP is not equal to SW यानी बराबर हो भी और नहीं भी हो। जब ये नहीं होती है तब क्या होता है, अतः स्थायित्व की दशा को SP > SW के द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है। स्पष्ट है कि SP के SW
से कम होने की दशा में कीमतों में होने वाली एक कमी मांग में कमी का कारण बनती है, जिससे कीमतों में संचयी कमी होती है। अब देखिए, इस प्रणाली में स्थायित्व का जो अंश है यानी डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी बचत की सीमांत प्रवृत्तियों के मध्य अंतर या 1/SP-SW के द्वारा अभिव्यक्त किया गया। अर्थात प्रणाली में स्थायित्व 1/SP-SW पर निर्भर होगा, क्योंकि यह उत्पादन में विनियोग के अंश के परिवर्तित होने के कारण आय में लाभ के जो अंश हैं या लाभ के जो अंश हैं उन अंश में से क्या होगा, परिवर्तन को सूचित करता है। और 1/SP-SW को कार्डो ने आय वितरण की संवेदनशीलता के गुणांक के द्वारा अभिव्यक्त किया है। यदि बचतों की दोनों प्रवृत्तियां यानी SP एवं SW के मध्य मूल्य अंतर विद्यमान हो, तब क्या होगा, तब 1/SP-SW का जो गुणांक है वह अधिक होगा तथा विनियोग का उत्पादन I/Y में होने वाले अल्प परिवर्तन आय वितरण यानी P/Y में सापेक्षिक रूप से व्यापक परिवर्तन करेंगे। ऐसी स्थिति में जब मजदूरी से प्राप्त बचत की सीमांत क्षमता शून्य है अर्थात SW=0, तब लाभ की जो मात्रा है वह मात्रा विनियोग एवं पूंजीपतियों के उपभोग के योग के समकक्ष होगा। प्रोफेसर कीन्स ने इसे ट्रस्ट्स ऑन मनी यानी टेस्टीज ऑन मनी जो वॉल्यूम 1 पेज नंबर 139 में क्या कहा, विंडोज यानी खिड़की कर्व्स, खिड़की कर्व यानी खिड़की का वक्र कहा है की संज्ञा दी, जहां उपक्रमी के उपभोग में होने वाली एक वृद्धि एक समान मात्रा में उसके कुल लाभों की वृद्धि करती है। यदि एक समय अवधि में 1/Y एवं SP को स्थिर माना गया या माना जाए तो क्या होगा, तो मजदूरी का जो शेयर है या मजदूरी के शेयर में भी स्थिर होगा। अर्थात प्रति व्यक्ति उत्पादन के बढ़ने से वास्तविक मजदूरी में भी स्थायित्व वृद्धि होगी। यदि SW धनात्मक है या SW धनात्मक हो तो कुल लाभों में श्रमिकों की जो बचतें हैं उनकी जो मात्रा है वह मात्रा बराबर कमी होगी। श्रमिकों की बचत के गिरने पर कुल लाभों में भी अधिक वृद्धि संभव होती है। यदि विनियोग उत्पादन अनुपात I/Y को एक स्वतंत्र चर माना गया है तो हैरोड द्वारा प्रस्तुत शब्दावली का प्रयोग करते हुए इसके निर्धारकों को उत्पादन क्षमता में वृद्धि की दर या G तथा पूंजी उत्पाद अनुपात V के द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है। अर्थात क्या होगा, अर्थात होगा I/Y = GV। अब देखिए
जब GV होगा तो क्या होता है, कार्डोर का GV हेरोड के GWCR को सूचित करता है, क्योंकि हेरोड ने GW और CR को सूचित किया है, वही कार्डोर ने GV को सूचित किया है। चूंकि क्या होता है, चूंकि P/Y इजिकल टू क्या होगा, I/SP इंटू I/Y तथा I/Y इजिकल टू GV इजिकल टू GWCR ये होगा। अतः क्या होगा, P/Y इजिकल टू 1/SP इंटू GW इंटू CR। तो कार्डोर के अनुसार वृद्धि की आवश्यक जो दर है, या दर में जो वृद्धि की प्राकृतिक दर है, वह दर एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते। यदि लाभ की सीमाएं लोचशील हैं तब P/Y में होने वाले जो परिवर्तन हैं, उन परिवर्तनों में I/SP GWCR समायोजित हो जाएगा। कार्डो ने यह स्पष्ट किया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वृद्धि की नियमित दर की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, बल्कि चक्रीय गतियों के कारण GW तथा GN के मध्य असमानता विद्यमान रहती है। कार्डोर का आधारभूत समीकरण 6 दो अन्य प्रतिबंधों का उल्लेख करता है, और वो उल्लेख कौन कौन से हैं, देखिए। यह जो उल्लेख करता है वह यह करता है कि, देखिए, पहला है SW लेस देन I/Y, जिसके अंतर्गत लाभ के शेयर के ऋणात्मक होने पर प्रावेगिक संतुलन की दशा को ध्यान में नहीं रखा गया है। दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति देखिए, जो सेकंड स्थिति है वह है SW लेस देन I/Y, जिसके अंतर्गत मजदूरी के जो शेयर हैं, उन शेयरों को ऋणात्मक होने पर प्रावेगिक संतुलन की जो दशा है, उस दशा को ध्यान में नहीं रखा गया है। यदि पहला प्रतिबंध संतुष्ट नहीं होता तब प्रणाली तीव्र अर्ध विकास की अवस्था में आ जाएगी। जब तीव्र विकास की अर्थव्यवस्था में आ जाती है तब क्या होता है, तो देखिए, यदि दूसरा प्रतिबंध संतुष्ट नहीं होता तब प्रणाली तीव्र मुद्रा प्रसार में पहुंच जाएगी, और तीव्र मुद्रा प्रसार का जब अनुभव करेगी तब उपर्युक्त दोनों की सीमाओं के अधीन ही कार्डोर का जो मॉडल है क्रियाशील होता है, तथा यह प्रदर्शित करता है कि आय का वितरण एवं लाभ की दर किस प्रकार प्रणाली को संतुलन में बनाए रखते हैं। अब देखिए इस मॉडल की विशेषताएं क्या हैं, तो देखिए करैक्टर इसके देखने हैं, करैक्टर क्या क्या हैं। तो देखिए पहला इसमें है, पहली जो विशेषता है वह यह विशेषता है कि बचत एवं विनियोग संयुक्त रूप से आय वितरण को निर्धारित करते हैं। आय का वितरण कैसे किया गया है, इसके द्वारा राष्ट्रीय आय के आकार का निर्धारण होता है। दूसरी देखिए, बचत एवं विनियोग के मध्य समायोजन होता है। ये कैसे,
तो आय के स्तरों में परिवर्तन द्वारा नहीं वरन आय के वितरण में होने वाले परिवर्तन द्वारा संभव बनते हैं। मॉडल की सीमाएं यानी जो लिमिटेशन हैं वो लिमिटेशन भी देख लेते हैं क्या क्या हैं। तो देखिए लिमिटेशन है इसकी, कार्डोर का मॉडल यह प्रदर्शित करता है कि आय में लाभों का जो अंश है P/Y विनियोग पर लाभ की दर एवं वास्तविक मजदूरी की दर I/Y का फलन है यानी फंक्शन है। जो P/Y या शुद्ध मजदूरी पर W/L के स्वतंत्र रूप से निर्धारित होती है, यह तभी सत्य है जब कुछ निश्चित दशाएं विद्यमान हों। अब देखिए दूसरी जो मॉडल की विशेषता है या जो सीमा है, वास्तविक मजदूरी की जो दर है एक निश्चित न्यूनतम जीवन निर्वाह दर से नीचे ना गिरे। लाभों की मांग एवं आय का अनुपात P/Y है अपने सूचित मूल्य को तब प्राप्त कर सकता है जब वास्तविक मजदूरी वस्तुतः न्यूनतम मजदूरी दर W से अधिक हो, अर्थात W/L इज नॉट यानी W/L इज नॉट ग्रेटर देन क्या हो, W इज नॉट ग्रेटर देन W यानी अधिक नहीं भी हो। देखिए अब इसका दूसरा जो सीमा है वह दूसरी सीमा है, लाभों का जो शेयर है वह एकाधिकार के अंश से भिन्न नहीं होना चाहिए। कैसे? यदि एकाधिकार के अंश को M के द्वारा अभिव्यक्त किया जाए तो P/Y क्या होगा, P/Y इज नॉट ग्रेटर देन W, सॉरी इज नॉट ग्रेटर देन M होगा या M द्वारा प्रतिबंधित है। तीसरी इसकी जो सीमा है वह यह है, लाभों का शेयर उस न्यूनतम दर से निम्न नहीं गिरना चाहिए जो उत्पादक को विनियोग की प्रेरणा प्रदान करती है। लाभ की ऐसी न्यूनतम दर को कार्डोर जोखिम प्रीमियम दर के रूप में क्या करते हैं, दर के रूप में या दर के द्वारा संबोधित करते हैं। अर्थात क्या होता है, P/Y इज नॉट ग्रेटर देन R की दशा यह तीसरा प्रतिबंध है। पहला प्रतिबंध क्या है, W/L इज नॉट ग्रेटर देन W। दूसरा प्रतिबंध है P/Y यानी प्रॉफिट अपॉन I इज नॉट ग्रेटर देन M यानी मशीनरी, और P/Y यानी प्रॉफिट एंड लाभ इज नॉट ग्रेटर देन R यानी जो ब्याज है वह है। अब देखिए पूंजी उत्पाद अनुपात को लाभ की दर से स्वतंत्र भी होना चाहिए, यह भी इसकी एक सीमा है। देखिए यदि उपर्युक्त दशा में स्वतंत्र होती है तब वृद्धि एवं पूर्ण रोजगार की प्रवृत्तियां स्वतः उत्पन्न होती हैं। कार्डोर के विश्लेषण की जो सीमाएं हैं उस सीमाओं के अंतर्गत कुछ और पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को भी आप देख लें। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, कार्डोर का मॉडल आय के वितरण पर तकनीकी प्रगति के प्रभाव की व्याख्या नहीं करता है। दूसरा, यह माना गया है कि समस्त लाभ पूंजीपतियों को प्राप्त होते हैं। और तीसरी जो मान्यता है, जो सीमा है सॉरी, वह है जेई मीड के अनुसार कार्डोर का जो वितरण है या वितरण सिद्धांत दीर्घकालीन वृद्धि के बजाय अल्पकालीन मुद्रा प्रसार के विश्लेषण हेतु उपयुक्त है। चौथी इनकी सीमा है, ऐसे उत्पादन फलन की मान्यता ली गई है जो साधनों के मध्य प्रतिस्थापन को ध्यान में नहीं रखती है। पांचवी, कार्डोर के मॉडल में मानवीय पूंजी पर ध्यान नहीं दिया गया है
जो राष्ट्रीय आय के वितरण शेयर को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करता है। और लास्ट इनकी जो सीमा है वह यह है, कार्डोर के मॉडल में लाभ के जो शेयर हैं उन शेयरों का तथा सीमांत उत्पादों, प्रतिस्थापन की लोच एवं पूंजी के जीवन के मध्य संबंधों को ध्यान में नहीं रखा गया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।